हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर तक हम डिस्कस कर रहे थे द्विपरमाणु रैखिक जालक, ठीक है। उसी का पार्ट बढ़ाते हुए आगे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने डिस्कस की। तो उसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो उसकी 2-3 प्रॉपर्टी और बची हुई है, ठीक है, वो देखेंगे। फिर ध्वनिक शाखा और प्रकाशिक शाखा में अंतर लिखेंगे। उसके बाद में 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना चल रहा है द्विपरमाणु रैखिक जालक। द्विपरमाणु रैखिक जालक में हमने मेरे हिसाब से 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी। तो इससे आगे लिखो, ठीक है। हमने k टेंस टू 0, उसके बाद में सबसे पहले k बराबर 0, फिर k टेंस टू 0, फिर k बराबर प्लस माइनस π/2a, यानी 3 प्रॉपर्टी डिस्कस। चौथी लिखो, चौथी आएगी इसमें कि यदि हमने देख लिया कि इस प्रकार से अपने को बैंड संरचना मिलती है, जो ओमेगा इधर k π/2a माइनस π/2a प्लस। तो ये तो ध्वनिक शाखा थी, अकॉस्टिक ब्रांच, ध्वनिक शाखा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसीलिए हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, बाकी हम डिटेल से लिख चुके हैं। और यहाँ पर आया था अपना, तो ये तो बैंड था 20 का, इसको बोलते हैं वर्जित आवृत्ति अंतराल, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी गैप। इसकी वैल्यू कितनी थी? ओमेगा माइनस √2 बीटा बाई m1। इसकी वैल्यू कितनी थी? ओमेगा प्लस, और यहां पर वैल्यू कितनी थी? m1 प्लस m2, m1 m2 का अंडर रूट। ओमेगा प्लस का अधिकतम मान प्रकाशिक शाखा में √2 बीटा m1 प्लस m2 बाई m1 m2। न्यूनतम मान कितना होता है? अंडर √2 बीटा बाई m2। m1 यहाँ पर भारी परमाणु है, m2 हल्का परमाणु। m1 को हमने दिखाया है डार्क से और m2 को दिखाया है व्हाइट पार्ट्स। अब देखो, यदि भारी परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने लग जाए, जो भारी परमाणु है उसका द्रव्यमान m1 का मान यदि बढ़ना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? यदि m1 बढ़ना स्टार्ट कर देगा तो यहां से देखो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? यही है ना, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। कंडीशन चौथी ये है कि यदि भारी परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने लग जाए तो क्या होगा? इसके ऊपर m1 बढ़ेगा तो इसकी ओमेगा प्लस की वैल्यू, जो अधिकतम मान है, वो घटने लग जाएगा। यानी जो ये मैक्सिमम है नीचे की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। यानी जो इसका प्रकाशिक शाखा है, प्रकाशिक शाखा का वक्र या प्रकाशिक वक्र चपटा होने लग जाएगा। शार्प नहीं होगा, फ्लैट होने लग जाएगा, ठीक है, फ्लैटन। वक्र कैसा होने लग जाएगा? चपटा। यानी जो पहले इस प्रकार से है वो अब इस प्रकार से आएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। और क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जो ध्वनिक शाखा का अधिकतम मान है, m1 बढ़ाने से √2 बीटा बाई m1 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो इसका ये जो पीक है नीचे आएगी, यानी जो पहले इस प्रकार से है वो अब इस प्रकार से होगा। वो अब कैसे होगा? इस प्रकार से, ठीक है। यानी ध्वनिक शाखा का उच्चतम मान या जो ध्वनिक शाखा है वो नीचे की तरफ, यानी k एक्सिस की तरफ स्टार्ट हो जाती है या फिर विस्थापित होती है। तो m1 टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, m1 टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए तो कंडीशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? m1 टेंस टू इनफाइनाइट होने की कंडीशन में यहां से देखिए ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यदि ये इनफाइनाइट हो गया तो m1 प्लस m2 था ना, 1/∞ 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 1/m2 को गुणा कर दो 2 बीटा से, यानी √2 बीटा बाई m2।
तो मतलब ये जो पीक है ना ये इसी लाइन पे आ जाएगी, क्योंकि ओमेगा प्लस का न्यूनतम मान कितना है, अरे अधिकतम मान निकाल लिया हमने, ये अधिकतम मान है कहाँ पर है ये m1 टेंस टू इनफाइनाइट पर, और न्यूनतम मान के बराबर आ रहा है, मतलब एक सीधी लाइन मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी, अधिकतम और न्यूनतम मान एक ही है, ठीक है, एक सीधी लाइन मिलेगी के एक्स के समानांतर, तरंग संचरण का जो एक्सिस है उसके समानांतर। इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, m1 टेंस टू इनफाइनाइट होने की कंडीशन में ओमेगा -0 हो जाएगा, मतलब ये घटते 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 कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर, यानी के एक्सिस के समपाती हो जाएगा, ठीक है। हमने देख लिया, इसको हटा देते हैं और जो समझा है उसको लिख लेते हैं। यदि भारी परमाणु m1 का द्रव्यमान बढ़ता है तो प्रकाशिक शाखा वक्र चपटा यानी फ्लैट, प्रकाशिक वक्र चपटा हो जाता है, एवं वो चपटा में लग जाएगा, एवं ध्वनिक शाखा वक्र नीचे विस्थापित होता है। होना प्रारंभ कर देता है, ठीक है बच्चों, वो नीचे आने स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो, यदि m1 टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो m1 टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी है, और ये कितना मैक्सिमम, जो उसका उच्चिष्ट है वो कितना जाएगा, ये क्या बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा √2 बीटा बाई m2, जो किसके बराबर है, ओमेगा प्लस के मिनिमम के बराबर। अतः प्रकाशिक शाखा वक्र के अक्ष के समानांतर हो जाएगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक ही आ गई, कितनी आ गई √2 बीटा बाई m2। तो लिखो इसको, प्रकाशिक शाखा वक्र कहाँ आ जाएगा, के एक्स के समानांतर हो जाएगा। डायग्राम में बनाएंगे इसका, लिखो पहले इसको, और ये आपको पता है ये वैल्यू कहां पर है, ये के बराबर 0 पर वैल्यू है भाई, कहां पर है, के बराबर 0 पर। उसके बाद ध्वनिक शाखा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। ध्वनिक शाखा यदि हम बात करें तो ओमेगा जो माइनस है, ठीक है, कहां पर, के बराबर 0 पर। ओमेगा माइनस कितना होता है, 0 होता है, और के बराबर प्लस माइनस पाई अपॉन 2a पर जो ओमेगा माइनस की वैल्यू आती है मैक्सिमम, वो कितना आता है, √2 बीटा बाई m1। If m1 tends to infinite, then omega minus maximum will become 0, और
वो किसके बराबर है, ओमेगा माइनस के मिनिमम के बराबर। अरे m1 को इनफाइनाइट करो, ये ध्वनिक शाखा का अधिकतम मान है, मैक्सिमम, माइनस का मतलब ध्वनिक शाखा, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब आता है m1 टेंड्स टू इनफाइनाइट होने पर, m1 टेंड्स टू इनफाइनाइट होने पर ध्वनिक शाखा वक्र के अक्ष के संपाती हो जाता है, 0 वाली लाइन पे आ जाएगा, संपाती हो जाएगा, मिल जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। ऐसा लगेगा नहीं कि ध्वनिक शाखा कौन सी और के तरंग मतलब के एक्सिस कौन सा है, पहचान नहीं पाएंगे। ध्वनिक शाखा वगैरह के एक्सिस के संपाती हो जाता है, ठीक है, लिखो। अब इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से बना लो इसको कि ये लाइन कौन सी है, -π/2a और ये π/2a, इधर के एक्सिस, इधर ओमेगा, ठीक है, और यहां पर अपना आ जाएगा कौन, इसके समानांतर हो जाएगा ये ध्वनिक से प्रकाशिक शाखा। अभी हमने बताया था ना कि वो समानांतर हो जाती है और वैल्यू कितनी हो जाती है, और ये कहां आ जाती है ध्वनिक शाखा, यहां पर। बीच में क्या है, ये वर्जित आवृत्ति अंतराल, वर्जित आवृत्ति अंतराल। ओमेगा -0, ये कितना है, ओमेगा प्लस, ठीक है, प्रकाशिक शाखा ध्वनिक शाखा। इस कंडीशन में देखो, ध्वनिक शाखा तो इसके समानांतर हो गई, संपाती हो गई, और वो प्रकाशिक शाखा √2β/m2 वैल्यू पर, ओमेगा की वैल्यू पर इसके समानांतर होगी के एक्सिस के। तो यहां पर जो चालक के परमाणु है वो निकटतम परमाणु से स्वतंत्र हो जाते हैं। भाई एक का तो इनफाइनाइट मास हो गया, ठीक है, दूसरे का यानी इस प्रकार से एक पैरेलल बैंड अपने को क्या मिलेगा, जिसमें वर्जित आवर्ती अंतराल इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो जालक के अंदर परमाणु कंपन करेंगे वो अयुग्मित जो फ्रीक्वेंसी होगी, नॉन कपल्ड, ठीक है, कपलिंग तो होगी नहीं यहाँ पर क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी है, कितनी, √2β/m2 से कंपन करेंगे। लिख दें इस लाइन को। तो चौथा केस है, उसी में लिखना है, लास्ट में एक लाइन लिखनी है कि इस अवस्था में कब, जब m1 टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, इस अवस्था में परमाणु निकटतम परमाणु से स्वतंत्र कंपन करता है तथा जो अयुग्मित आवृत्ति होती है, एक ही आवृत्ति बच रही है, एक अयुग्मित आवृत्ति बोलते हैं इसको, अयुग्मित आवृत्ति √2β/m2 से कंपन करता है या करते हैं। सभी परमाणु इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे √2β/m2 से, ठीक है, जो भी, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी बाकी 0 है, √2β/m2 लिखो इसको जल्दी। उसके बाद में पांचवा पॉइंट, अभी हमने m1 को बढ़ाया था, अब हम m2 को कम करेंगे, लगभग नेग्लेक्ट करके 0 लेके आएंगे, m2 टेंड्स टू 0 लिखो।
तो बच्चों अब आपको लिखना है पांचवा पॉइंट कि हल्के परमाणु M2 का द्रव्यमान कम होने पर या नगण्य होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि M2 लगभग खत्म होने लग जाए तो उस कंडीशन में देखो, ऊपर वाला जो प्रकाशिक शाखा है, ठीक है, तो वो है क्या, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है √2 बीटा बाई M2। अब M2 आप बहुत छोटा कर रहे हो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी आएगी, यानी लगभग टेंस टू इनफाइनाइट आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें होता क्या है कि प्रकाशिक शाखा विलुप्त हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, प्रकाशिक शाखा विलुप्त हो जाएगी इस कंडीशन के अंदर, और जो ध्वनिक शाखा है वो अपरिवर्तित रहेगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है M1 पर। ओके, होने पर इस अवस्था में प्रकाशिक शाखा विलुप्त हो जाती है एवं ध्वनिक शाखा अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ध्वनिक शाखा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, प्रकाशिक शाखा खत्म हो जाएगी, ध्वनिक शाखा ऐसे कैसे बनी रहेगी। यानी ये जो चीज है ये है जैसे कि एक परमाणु रैखिक जालक था उसके समान। अतः इस अवस्था में जालक एक परमाणु रैखिक जालक के समान, अरे भाई M2 टेंस टू 0 है, मतलब दो परमाणु हैं जिनमें पहले का भारी परमाणु M1 है, दूसरा हल्का परमाणु M2 है। अब आपने उस हल्के परमाणु को घटाते नेग्लेक्ट कर दिया, तो बचा कौन, एक ही तो परमाणु बचा है, तो इसलिए ये कैसा होगा, एक परमाणु रैखिक जालक के समान प्रतीत होता है या व्यवहार करता है, ठीक है। तो इसका जो परिक्षेपण वक्र होगा वो किस प्रकार से होगा, जो ओमेगा के वक्र होगा, ओमेगा वर्सेस के, इस प्रकार से होता है एक परमाणु की तरह। यहाँ π/2 ये है माइनस का और इधर है पॉजिटिव, इधर है के एंड इधर है ओमेगा, तो ये इस प्रकार से है क्वेश्चन। इसी प्रकार का प्राप्त होता है। ये वैल्यू कितनी आएगी, केवल एक ही प्राप्त होगी, ध्वनिक शाखा। तो आपको याद ये भी रखना है कि जो एक परमाणु जालक होता है रैखिक जालक, उसमें जो ब्रांच होती है वो ध्वनिक शाखा मिलती है, केवल एक, ठीक है। ये नीचे वाली बनाओ इसको। देख लिया। अब हम देखते हैं कि द्विपरमाणु जालक के अंदर जो प्रकाशिक शाखा और ध्वनिक शाखा है जालक में, उनका व्यवहार अलग अलग तरीके से होता है। उनमें कंपन किस प्रकार से होते हैं, क्या एक ही दिशा में होते हैं या नहीं होते, या फिर उनमें आयाम समान रहता है या नहीं रहता है, वो चेक करते हैं, ठीक है।
द्विपरमाणु चालक में प्रकाशिक शाखा एवं ध्वनिक शाखा की प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं, नेचर कैसा है। देखो अपने पास एक इक्वेशन थी जो कि 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू a और माइनस 2 बीटा कोस ka इंटू b बराबर 0। भारी परमाणु का आयाम, हल्के परमाणु का आयाम। भारी परमाणु जिसका मास m1 है, हल्का परमाणु m2 जिसका मास क्या है m2, उसका आयाम है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर बराबर, उसको उधर लेके जाओ तो b 2 बीटा कोस ka। तो a अपॉन b कितना आ गया यहां से, भारी परमाणु का आयाम बटे हल्के परमाणु का आयाम। 2 बीटा कोस ka अपॉन 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि k बराबर 0 पर, k बराबर 0 का मतलब है कि हम उस लाइन पर चेक करना चाहते हैं कि ओमेगा की लाइन पर कितनी वैल्यू, क्या बिहेवियर है। cos ka बराबर कितना हो जाएगा 1, cos 0 1। ठीक है, तो a अपॉन b कितना आ जाएगा 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ रहा है। इस फॉर्मूले के आधार पर 2-3 कंडीशन बनानी है, 2 कंडीशन बनानी है। और कंडीशन क्या क्या बनानी है, देखो कि 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर। बहुत आसान है। क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रकाशिक शाखा। और किसके ऊपर है ये, a बराबर 0 पर। a बराबर 0 पर प्रकाशिक शाखा में जो फ्रीक्वेंसी का मान आता है, मुझे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओमेगा प्लस स्क्वायर। ओमेगा का मतलब होता है ओमेगा प्लस है प्रकाशिक शाखा के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 2 बीटा 1/m1 प्लस 1/m2, यही होती है। या ओमेगा प्लस कितना होता है, तो मुझे ओमेगा प्लस स्क्वायर को रखना है, रख दो। ठीक है, आता है a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 2 बीटा ऊपर रहेगा, नीचे है 2 बीटा माइनस m1 और इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पर 2 बीटा। इसकी थोड़ा सा चेंज करके डालनी है वैल्यू, इसमें रहने दो इसको ऐसे 1/m1 प्लस 1/m2। अरे चेंज करने के लिए मैं ऐसे बोल रहा था कि 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 या फिर 1/m1 प्लस 1/m2। तो यहाँ से 2 बीटा कॉमन आ रहा है, हटा दो इसको, 2 बीटा कॉमन लेके कट जाएगा। ठीक है, तो 1/1 माइनस m1 को मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, ठीक है, ये इससे कट गया। तो 1/- माइनस m1/m2 या फिर a/b बराबर माइनस m2/m1। रिजल्ट इसके लिए प्रकाशिक शाखा के लिए जरा गौर कीजिए इस रिजल्ट के ऊपर। a जो आयाम है वो है भारी परमाणु का, डिपेंड यानी एक m1 का, a 1/m1 के प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब जो आयाम है ना, यहाँ दोनों का जो आयाम है प्रकाशिक शाखा में परमाणुओं का, वो है द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। और यहां पर क्या हो रहा है, माइनस साइन का मतलब ये है कि प्रकाशिक शाखा में दोनों यदि जो परमाणु हैं, ठीक है, प्रकाशिक शाखा के अंदर विपरीत डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। यदि हल्का परमाणु ऊपर जाएगा कंपन करते हुए तो भारी परमाणु नीचे आएगा, और भारी परमाणु यदि ऊपर जाता है तो हल्का परमाणु नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन किसका आ रहा है, माइनस।
और जो जितना भारी परमाणु है उसका आयाम एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा। यानी पीक के अंदर ऐसे ऐसे बताते हैं ना कि पीक में ऊपर कितनी जाएगी, वो डिपेंड करता है, ये आयाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड। तो लिखो इसको पहले। हो गया? प्रकाशिक शाखा के लिए क्या आ रहा है? अतः k बराबर 0 पर प्रकाशिक शाखा में आयाम द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। एवं दोनों परमाणु भिन्न भिन्न आयाम के साथ, क्योंकि द्रव्यमान भिन्न है ना, भिन्न भिन्न आयाम के साथ विपरीत दिशा में या विपरीत कला में कंपन करते हैं। भिन्न भिन्न आयाम होगा और विपरीत कला होगी, कला समान नहीं होगी। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि ठीक है, यह हल्का परमाणु हो गया। ये एरोन बता रहा है कि ये वाइब्रेशन को बता रहा है। इसी इसके जस्ट अपोजिट में यदि हल्का परमाणु ऊपर जाता है तो भारी परमाणु नीचे आएगा, लेकिन उसका आयाम कितना होगा? कम होगा। ठीक है, बनाओ इसको। ठीक है, ये तो हो गई अपनी प्रकाशिक शाखा। अब हम k बराबर 0 पर ध्वनिक शाखा को देखते हैं, उसका व्यवहार किस प्रकार से होता है।
भाई इसमें तो रिजल्ट माइनस M2 अपॉन N1 प्राप्त हो रहा है, A अपॉन B, उसमें देखते हैं A अपॉन B कितना आता है। तो लिखो ध्वनिक शाखा, एक लाइन छोड़ो, नीचे लिखो ध्वनिक शाखा। ध्वनिक शाखा के लिए ध्वनिक शाखा के लिए देखो, ध्वनिक शाखा के लिए हम किस प्रकार से निकालते हैं, और ये कहाँ पर आ रहा है, K बराबर 0 पर, ठीक है, रिजल्ट। तो चूंकि जो A अपॉन B है वो है 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर। 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर है। चूंकि ध्वनिक शाखा के लिए जो K बराबर 0 पर ओमेगा माइनस बराबर 0 होता है, हमने निकाला है रिजल्ट, ये हम जानते हैं कि ओमेगा माइनस 0 होता है। यहाँ रखेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, 2 बीटा अपॉन 2 बीटा कितना आएगा, इसलिए A अपॉन B 2 बीटा अपॉन 2 बीटा कितना आ जाएगा 1, अर्थात A अपॉन B का जो मान आएगा वो 1 आएगा। A अपॉन B का मान 1 आने का मतलब है A बराबर क्या होगा, B। A बराबर क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A बराबर B। मतलब इस कंडीशन में यानी ध्वनिक शाखा के लिए जो परमाणु होंगे, दोनों परमाणु, ठीक है, जो दोनों परमाणु हैं वो दोनों परमाणु समान आयाम के साथ एक ही कला में, क्योंकि साइन किसका आ रहा है, पॉजिटिव। निगेटिव आता, यदि निगेटिव आता, यदि A बराबर माइनस भी आता तो फिर विपरीत कला होती, लेकिन कला क्या है, अब समान है। समान आयाम के साथ समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। अतः ध्वनिक शाखा में दोनों परमाणु समान आयाम के साथ समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है। तो जो इसका कंपन का जो ग्राफ दिखाना चाहें वो इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से बनाना है। यहां से स्टार्ट करना है आपको। मान लीजिए कि जो डार्क वाला है उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना ताकि द्रव्यमान ज़्यादा दिखाई पड़े। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a, और ये वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, लिख लो भाई, नोट करो। हो गए। तो इस प्रकार से ये था अलग अलग पॉइंट्स। और एक कंडीशन और आती है कि भाई जैसे हमने k बराबर 0 के लिए तो देख लिया व्यवहार, प्रकृति देख ली, k टेंस टू 0 के लिए भी प्रकृति ऐसी ही रहती है।
k बराबर प्लस माइनस पाई अपॉन 2a पर थोड़ी सी प्रकृति बदल जाती है, क्योंकि k बराबर प्लस माइनस पाई अपॉन 2a पर होता क्या है, जो प्रकाशिक शाखा है उसका अधिकतम मान कितना है, ठीक है। k बराबर प्लस माइनस पाई के ऊपर इसकी जो वैल्यू आती है ओमेगा प्लस की, वो आती है मिनिमम वैल्यू अंडर रूट 2 बीटा अपॉन m2, और ओमेगा माइनस का जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है 2 बीटा अपॉन m1। यानी होगा ये कि ये m2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। m2 परमाणु का आयाम कितना है भाई, प्रकाशिक शाखा है उसकी न्यूनतम वैल्यू है अंडर रूट 2 बीटा बाई m2, ठीक। मतलब इसके लिए अपना क्या हो जाएगा, जो परमाणु B है उसी के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। m1 जो परमाणु का द्रव्यमान है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जो पहला परमाणु है भारी परमाणु जिसका द्रव्यमान m1 है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम मान सकते हैं कि इस वाले केस के अंदर A टेंड्स टू क्या है, A बराबर क्या है इसके लिए 0 है, B एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इस वाले केस के लिए क्या करेगा, जो m1 परमाणु है उसका द्रव्यमान एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, ध्वनिक शाखा के लिए, ध्वनिक शाखा जो है ये प्रकाशिक शाखा है, तो ध्वनिक शाखा के लिए जो m2 वाला आयाम है यानी B, वो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब m1 के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, तो A 0 होगा, ठीक है। और ये m2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या होगा, B 0 होगा। यानी इसमें जो कंपन होंगे ना, इसमें जो कंपन होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रकाशिक शाखा में जो परमाणु के कंपन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हल्के परमाणु पर। और इसमें जो कंपन हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, भारी परमाणु। थोड़ा सा हिंट बना के लिख लो, बाकी इतने कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लिख लो इसको। अब इसके बाद में ध्वनिक शाखा और प्रकाशिक शाखा में अंतर, क्योंकि कई बार इसके ऊपर भी छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर या 1.5 नंबर के अंदर कि ध्वनिक शाखा और प्रकाशिक शाखा में क्या अंतर है। तो उसमें अंतर लिखिए, ध्वनिक शाखा और इधर लिखिए प्रकाशिक शाखा। ठीक है। जो पहला अंतर है कि ध्वनिक शाखा में कंपनों का उत्तेजन कैसे होता है। ध्वनिक शाखा यानी अकोस्टिक ब्रांच में कंपनों का उत्तेजन किस प्रकार से होता है, तो उसको जरा देखते हैं। तो ध्वनिक शाखा में जो कंपनों का उत्तेजन होता है वो ध्वनि तरंगों के आपतन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ध्वनिक शाखा कहते हैं। ध्वनिक शाखा में कंपनों का उत्तेजन ध्वनि तरंगों के आपतन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भाई हमने जो पढ़ लिया ना वो सारा निचोड़ यहां लिखना है पॉइंट पर पॉइंट बनाकर। तो इसमें ध्वनि तरंगों के आपतन के द्वारा आप उत्तेजन कर सकते हो, कंपनों का उत्तेजन, अतः इसे ध्वनिक शाखा कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इस शाखा में, इसमें लिख दो कि प्रकाशिक शाखा में कंपनों का उत्तेजन प्रकाश तरंगों के आपतन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कंपनों का उत्तेजन
प्रकाशीय तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र का घटक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, उसकी सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट तो हो गया ये अपना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें इस ध्वनिक शाखा में जो कंपनों, जो परमाणुओं का कंपन होता है वो एक ही दिशा में होता है। दोनों परमाणु कंपन एक ही या समान दिशा में होता है, एक ही दिशा में। एक ही का मतलब समान भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये इसमें लिख देंगे तो उसमें विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि तो इसमें माइनस का साइन आया था, मतलब कला विपरीत रहती है। इसमें आयाम समान है, कंपनों का आयाम समान रहता है। दोनों परमाणुओं के लिए कंपनों का आयाम समान रहता है। इसमें क्या है दूसरा पॉइंट कि दोनों परमाणु विपरीत दिशा में कंपन करते हैं। विपरीत दिशा में कंपन करते हैं। तीसरा पॉइंट, परमाणु के कंपन का आयाम द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समान नहीं रहते हैं। दोनों परमाणुओं के कंपन आयाम भिन्न भिन्न एवं द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। द्रव्यमान क्या करते हैं, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऐसे लिख लेना, एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसमें 3 पॉइंट हो गए, लिखो इनको तो जल्दी, उसके बाद और लिखवा दो तुम्हें। चौथा पॉइंट लिखो, ध्वनिक शाखा में आज अपनी ध्वनिक शाखा प्रकाशिक शाखा ही होती कंप्लीट। तो चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें इस ध्वनिक शाखा में जो प्रसामान्य विधा है, मोड ऑफ वाइब्रेशन है, वहां पर ऊर्जा का जो क्वांटा है, ऊर्जा का जो क्वांटीकरण होता है वो फोनॉन द्वारा होता है, और प्रकाशिक शाखा में होता है फोटोन द्वारा। प्रसामान्य विधा में ऊर्जा का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के पैकेट्स, ऊर्जा का क्वांटीकरण फोनॉन द्वारा होता है। मतलब एनर्जी का जो क्वांटा होता है ना ध्वनिक शाखा में, वो कौन होता है, फोनॉन होता है। यहां होता है प्रसामान्य विधा में ऊर्जा का क्वांटा फोटोन होता है। ऐसे या तो ऐसे लिख लेना, ऊर्जा का क्वांटीकरण फोटोन द्वारा होता है, या फिर ऊर्जा का क्वांटा फोटोन होता है।
पांचवा पॉइंट कि ओमेगा के प्रक्षेपण वक्र में जो ओमेगा और के बीच में जो ग्राफ बनता है उसमें ध्वनिक शाखा प्राप्त होती है। इसके लिए जो प्रक्षेपण वक्र आएगा ओमेगा वर्सेस के, उसको बोलते हैं प्रकाशिक शाखा। ठीक है। 6 यहां पर एनर्जी सॉरी उसका फ्रीक्वेंसी का मान अधिकतम कितना है? वो प्राप्त होती है सॉरी ओमेगा माइनस मैक्सिमम कितनी आती है? √2 बीटा बाई m1 और ओमेगा माइनस मिनिमम कितनी आती है? 0। ठीक है। इसके लिए जो अधिकतम आवृत्ति प्राप्त होती है वो अधिकतम आवृत्ति यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्लस प्रकाशिक शाखा के लिए मैक्सिमम कहां आती है? बराबर 0 पर √2 बीटा ये प्राप्त होती है। और न्यूनतम कितनी आती है? ये आती है मिनिमम। जल्दी लिखो अगला पॉइंट। सातवां पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो ओमेगा के ग्राफ है उसमें ओमेगा के ग्राफ के अंदर के अल्प मानों के लिए के अल्प मान का मतलब है k टेंड्स टू 0। k टेंड्स टू 0 पर जो ध्वनिक शाखा के अंदर जो बिहेवियर देखा जाता है ओमेगा माइनस का आवृत्ति का कैसा होता है? रैखिक। तो इसका जो व्यवहार होता है वो रैखिक होता है, लीनियर होता है। ठीक है। और इसमें कैसा होता है? k टेंड्स टू 0 पर k टेंड्स टू 0 पर हम देखते थे कि वक्र कैसा आता है? फ्लैट आता है। नियत रहता है, नियत का व्यवहार, नियत मान प्राप्त होता है। इसको हटा देना, ओमेगा प्लस का नियत मान प्राप्त होता है। नियत मान लगभग कितना? √2 बीटा 1/m1 + 1/m2। 8वां पॉइंट कि ध्वनिक शाखा के अंदर जो एक परमाणु रैखिक चालक के जो कंपन प्राप्त होते हैं वो ध्वनिक शाखा में होते हैं, और द्विपरमाणु के जो प्राप्त होते हैं वो ध्वनिक प्लस प्रकाशिक शाखा दोनों में होते हैं। तो लिखो एक परमाणु रैखिक चालक के कंपन ध्वनिक शाखा में प्राप्त होते हैं। ठीक है। जबकि द्विपरमाणु रैखिक जालक में जो कंपन प्राप्त होते हैं परमाणु के, वो कंपन
ध्वनिक व प्रकाशिक शाखा, ध्वनिक व प्रकाशिक शाखा दोनों में प्राप्त होते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब द्विपरमाणु रैखिक चालक ओके कंप्लीट है। जितनी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में मैंने पूरी आपको दे दी इसके बारे में। अब इसके बाद इसको तो नोट कर लो, एक न्यूमेरिकल लिखवाता हूँ तुम्हें, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल लिखेंगे उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट कि किसी माध्यम के लिए प्रक्षेपण संबंध, किसी माध्यम के लिए प्रक्षेपण संबंध निम्न प्राप्त होता है। कौन सा प्रक्षेपण संबंध है? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस है माइनस से चेक कर लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, प्रकाश का वेग का स्क्वायर और के स्क्वायर, कला वेग व समूह वेग ज्ञात कीजिए। कला वेग और समूह वेग ज्ञात कीजिए। तो एक काम करना, आप पहले तो वीडियो को पॉज करना है, यहाँ पर ट्राई करना, खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है? मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ लेकिन एटलीस्ट ट्राई करना है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है? ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। कला वेग कितना होता है? वीपी। फेज वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा बाई के। तो यहां से जो ओमेगा है उसकी वैल्यू कितनी है? ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। कैसे? ये अपना क्या निकल के आ गया? कला वेग, यही आएगा, ठीक है? समूह वेग देखो, ग्रुप वेलोसिटी ये होता है डी ओमेगा बाई डी के, यानी ओमेगा का के साथ अवकलन कर दो। इसका अवकलन करेंगे तो रूट का अवकलन कितना होता है? -1 बाई रूट नीचे आ जाएगा। ये तो हो गया फलन का, फंक्शन का। ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर का कितना होगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर फिक्स फ्रीक्वेंसी है, उसका 0 हो जाएगा नेचुरल, सी स्क्वायर बच जाएगा और के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2k, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर बटे के की जगह मैं नीचे क्या लिख सकता हूं? वीपी, ठीक है? यहां से कितना हो गया? माइनस सी स्क्वायर अपॉन वीपी, ठीक है? तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन वीपी। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने इसमें डिफरेंशिएशन करने के अंदर? वेट माइनस तो आना ही नहीं चाहिए ना, तो चेक कर लेते हैं। अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, एक्स की पावर हाफ का कितना होता है? एक्स की पावर हाफ का होता है हाफ, बार आ जाएगा एक्स की पावर -1/2, यानी 1/2 एक्स की पावर 1/2। पॉजिटिव आएगा ना, ये माइनस कहां से लगा दिया, ठीक है? ओके, तो अपन चेक कर लेते हैं इसको। चेक क्या हो गया? ये सी स्क्वायर अपॉन बीपी आ गया, ठीक है? तो समीकरण 1 और 2 से देखो, वन एंड 2 से मान तो निकाला ही है, साथ में एक रिलेशन भी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करो,
देखो इस रिलेशन से क्या आ रहा है, Vp इंटू Vg इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो सी स्क्वायर के बराबर है। ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है, ये क्वेश्चन दे देगा और कह देगा कि सीधे कीजिए Vp इंटू Vg बराबर सी स्क्वायर होता है, तो नोट कर लो। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल है, बहुत दिक्कत नहीं है, डेटा आपको मैं दे रहा हूं तो आप एटलीस्ट ट्राई करना लिखते कि यदि किसी ठोस में ध्वनि तरंगों का वेग दे रखा है Vs 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अंतरा परमाणु दूरी दे रखी है a बराबर 5 एंगस्ट्रॉम, तो अंतक आवृत्ति कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अंतक आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ट्राई करो एक बार इसको, वीडियो को पॉज करके। देखो हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली थी, क्योंकि ओमेगा मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 2√βm, ये आई थी ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया, a√βm वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो 2v ऑफ s डिवाइडेड बाई a। याद रखना है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाई अंतरा परमाणु दूरी, तो ओमेगा मैक्सिमम या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अंतक आवृत्ति 2 इंटू 3 × 10⁻³ बटे 5 × 10⁻−10, इन दोनों 6, तो 6 बटे 5 × 10⁻13, और यहां से ये कितना आ रहा है, ये लो लिखो इसको। लिख लिया, 1.10⁻13 हर्ट्ज आ जाएगी आवृत्ति, ठीक है। ओके, यहां तक तो अपना कंप्लीट है द्विपरमाणु रैखिक चालक, एक विमेय पढ़ लिया, सॉरी एक परमाणु पढ़ लिया, द्विपरमाणु पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपनी विशिष्ट ऊष्माएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, उसके बाद में फिर इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी, क्लासिकल मॉडल, क्वांटम मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा से को पढ़ने से पहले आपको ऊष्माधारिता को आपको समझना होगा, ठीक है, कि ऊष्माधारिता का मतलब है कि पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है, पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान की जो हीट, उसकी जो कैपेसिटी है, ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता है, वो ऊष्माधारिता कहलाती है। और फिर एकांक द्रव्यमान की जो ऊष्माधारिता होती है, एकांक द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की जो ऊष्माधारिता होती है, उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। यदि मान लो कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं और तापमान T से T+dt हो गया, ठीक है, उस प्रक्रिया में आपने ऊष्मा दी उसको dQ,
तो स्पेसिफिक हीट होती है या विशिष्ट ऊष्मा होती है C बराबर dQ/dt। ये दो प्रकार की होती है, आयतन के ऊपर, स्थिर आयतन के ऊपर और स्थिर दाब के ऊपर, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CV और CP अलग अलग डिफाइन करते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, प्रैक्टिस करना रफ कॉपी में बना बना के। ओके, थैंक यू वेरी मच।